हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, दिस इज़ लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज, जिसके अंदर आज हम क्लास 10th का सीबीएसई की क्लास 10th का चैप्टर नंबर सेकंड डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की बुक का, विच इज़ संघवाद या फेडरलिज्म। तो संघवाद दो या दो से अधिक स्तर की सरकार जो होती है उसे हम संघवाद कहते हैं। इसमें इसकी विशेषताएं क्या है, इसी से इसकी हम डेफिनेशन क्लियर करेंगे। सबसे पहली इसकी विशेषता तो ये है कि इसमें दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होंगी और सभी स्तर की सरकारें एक ही नागरिक के ऊपर शासन करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि अगर मेरे एरिया का कोई एमएलए है, वो कहता है कि आज आपको अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है, या पर्टिकुलर एरिया में कर्फ्यू लगाया जाता है, तो मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी और मुझे अपने घर के अंदर रहना पड़ेगा। और कभी मेरे एरिया की अगर मेरे स्टेट के अगर सीएम कहते हैं कि मुझे आज अपने हमारे एरिया के आज स्कूल्स की छुट्टी है, तो फिर वो छुट्टी है, मैं स्कूल नहीं आ सकती क्योंकि वो छुट्टी है। और अगर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे जो नोट हैं या जो भी करेंसी है उसको बैन किया जाता है, या पर्टिकुलर करेंसी को अब लीगल टेंडर ऑफ मनी से हटाया जाता है, तो उसे हमें मानना पड़ेगा। और जबकि हम एक ही देश के सिटीज़न हैं, हम इंडियन हैं, फिर भी हमें तीनों अलग अलग स्तर की सरकारें तीन अलग अलग आदेश दे रही है और उन्हें हमें मानना पड़ रहा है। तो इस तरह से क्लियर होता है कि सभी स्तर की सरकारें एक ही देश के नागरिक के ऊपर शासन करेंगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है, सभी स्तर की सरकारों का अपना अधिकार क्षेत्र अलग अलग होता है, सब उस अपने अधिकार क्षेत्र में रह के काम करेंगी। जिस तरह से आप एग्जांपल ले सकते हैं कि दिल्ली सरकार जो है वो उसका अपना अलग कॉरपोरेशन सिस्टम है, उसका अलग अपनी पुलिस है। उसी तरह से पर्टिकुलर एरिया का अलग एजुकेशन सिस्टम होता है, अलग एजुकेशन बोर्ड होता है। तो ये सब अपने अधिकार क्षेत्र में रह के काम करेंगी। और इसके अलावा अगर संविधान के मूल प्रावधानों को बदलने की कभी ज़रूरत पड़ती है, तो सभी स्तर के सरकार जब तक अपनी सहमति नहीं व्यक्त करेंगी, तब तक संविधान के मूल प्रावधानों को बदला नहीं जा सकता। प्रत्येक स्तर की सरकार का अपना फाइनेंस होता है, अपने स्तर में अपने एरिया में काम करने के लिए उनके पास पर्टिकुलर उनका बजट जो है वो पहले से तैयार किया जाता है। न्यायालय के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, और अगर विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच में कोई मतभेद होता है तो उसको उस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका अदा करेगी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश कुछ ऐसे प्रदेश होते हैं जो कि एरिया में ना तो इतने छोटे हैं कि हम उन्हें किसी और स्टेट के साथ मर्ज करें, और ना ही वो इतने बड़े हैं कि हम उन्हें एक अलग सा स्टेट घोषित करें। तो इसे हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, या हम इन्हें केंद्र प्रशासित प्रदेश भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर एग्जाम्पल में दिल्ली, जिसमें केंद्र का भी अपना एक यहाँ सीएम होंगे, लेकिन उसमें केंद्र का ज़्यादा इंटरफेरेंस होगी, वो केंद्र की होगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार से सीधा सा अभिप्राय है ये है एक इस तरह की सरकार जिसमें कम से कम दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिल के आए हों सामने। तो ऐसे अगर ऐसी सरकार कोई बनी है तो उसे हम गठबंधन सरकार बोलेंगे। अब हम जानते हैं क्या भारत एक संघीय देश है? तो हाँ, बिल्कुल, भारत एक संघीय देश है। संविधान भारत को संघों का राज्यों का संघ घोषित करता है। हालांकि संघ शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन भारत एक संघीय देश है। हमारे संविधान में दो स्तरीय शासन प्रणाली है, लेकिन सन 1992 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने हमारे 73वें संशोधन के तहत एक तीसरे स्तर की सरकार का भी गठन किया, जिसे हम पंचायत या नगर पालिका के रूप में जानते हैं। और इसके अलावा भारत में 3 सूचियां हैं, और जिनमें सभी कार्य क्षेत्रों के और सभी स्तर की सरकारों के कार्यों को बताया गया है। पहली सूची है संघ सूची, जिसके अंदर सभी केंद्र सरकार के सभी कार्यों को बताया गया है। दूसरी राज्य सूची, जिसके अंदर राज्य सरकारों के सभी कार्यों को और उनके क्षेत्रों को बताया गया। और तीसरी समवर्ती सूची, ऐसे कार्य जो राज्य और संघ दोनों में आते हैं, उन्हें हम समवर्ती सूची में जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने आते हैं कि संघवाद में संघ कितने प्रकार के होते हैं, या संघवाद कितने प्रकार का होता है। तो संघवाद 2 प्रकार का होता है। एक होता है कमिंग टुगेदर, दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर। एक साथ आने का संघवाद और एक साथ रहने का संघवाद। एक साथ आने का संघवाद जब बहुत सारे स्वतंत्र देश आकर आपस में एक
अग्री करते हैं कि हम एक अलग से हम अब खुद को एक संघ में अपने आप को निर्वाचित करेंगे, तो ऐसे देशों को ऐसे संघवाद को एक साथ आना संघ कहते हैं। और इसमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड के एग्जांपल्स इसके अंदर। एक साथ रहने के संघवाद में जब एक ही देश ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने ही देश को देश के विभिन्न स्तर की सत्ता को विभिन्न स्तरों में विभाजित करेंगे, तो उसे हम एक साथ रहने का संघवाद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल स्पेन, इंडिया हो सकता है। नेक्स्ट है सरकारों के बीच सत्ता बंटवारा। हम क्योंकि सीबीएसई पढ़ रहे हैं, तो हम अभी इंडिया के फेडरलाइज सिस्टम पे ही बात करेंगे। केंद्र और राज्य के बीच सत्ता बंटवारा संविधान का मूल तत्व है। संसद अकेली इस व्यवस्था को नहीं बदल सकती है। जाहिर सी बात है कि आप सिर्फ संसद में कानून पास करके ये संभव नहीं है। इसके लिए अगर बदलाव हमें करना है तो संसद के कम से कम 1/3 या कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, और संसद के दोनों सदनों द्वारा कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। मतभेद की स्थिति में उच्च या सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका इसमें निर्णायक की भूमिका करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है, भारत में एक संघवाद काफ़ी सफल रहा है, और उस सफल रहने के बहुत सारे कारण हैं। उसमें से हम कुछ चंद कारणों को हम डिस्कस करेंगे। पहला है 3 सूचियों का निर्माण। भारत में जैसे ही संघवाद आया उसकी के बाद 3 सूचियों का निर्माण भी हो गया, जिसमें सभी स्तर की सरकारों के कार्यों को बताया गया है। और भारत एक लोकतांत्रिक राजनीति को मानने वाला देश है, यानी सबके पास अपनी डेमोक्रेसी है। भारत में लोगों की सरकार है, तो वो जिसे भी चाहे उसे वोट कर सकती है। उसके बाद राज्यों की सीमा को पुनः बदला गया था, और राज्यों को और एक ऐसा डिसाइड किया गया था कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य के अंदर रहेंगे। इस तरह से लोगों के बीच में एक भाषाई एकता उत्पन्न हुई, और ये हमारे देश निर्माण में काफ़ी अच्छा इसका योगदान रहा। उसके अलावा केंद्र राज्य संबंध काफ़ी अच्छे रहे हमारे देश में। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट का सामना हमें नहीं करना पड़ा, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा। अब हम भारत की लिंग्विस्टिक पॉलिसी या भारत की भाषा नीति के बारे में बात करेंगे। भारत ने इसके लिए बहुत ही लिबरल, या हम कहें बहुत ही उदार रूप को एक्सेप्ट किया। बहुत ज़्यादा उदार रहे इस चीज़ को लेके। किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा ना देकर भाषाई राज्यों का गठन किया। इससे देश में एकता उत्पन्न हुई, और हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जबकि 21 अन्य अनुसूचित भाषाओं को हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त की गई। यानी आप अगर चाहें, अगर आपको हिंदी नहीं पसंद है या आपको कोई और भाषा नहीं पसंद है, तो आप अन्य किसी 21 भाषा में अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप इंटरव्यू दे सकते हैं, आप किसी भी संस्कारी संस्था में आप अपनी कोई भी भाषा चूज़ कर सकते हैं। 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में आपके ऊपर आपको इसका पूरा अधिकार है। उसके बाद हम बात करेंगे 1992 में आए विकेंद्रीकरण की। विकेंद्रीकरण में का सीधा सा मतलब ये था कि अब जो सत्ता है या जो पावर है, वो किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में या किसी एक स्तर की सरकार के हाथ में ना आके सभी स्तर की सरकारों में रहेगी। स्थानीय सरकारी निकायों के लिए नियमित चुनाव अनिवार्य कर दिया गया, जिसमें नगर पालिका या पंचायती जो चुनाव हैं उनके आयोग का गठन किया गया। SC, ST, OBC के लिए सीटें आरक्षित की गई, और 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। अब हम देख पा रहे हैं कि हर साल लगभग जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर हर 5 साल में वोट ज़रूर हम देने जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि विकेंद्रीकरण 1992 में जो है उसका असर हम अभी देख पा रहे हैं, और इसके काफ़ी अच्छे पॉजिटिव हमें रिजल्ट्स देखने को मिल पा रहे हैं। तो हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमें श्रीलंका जैसी स्थिति दोबारा से देखने को नहीं मिली। ओके, थैंक यू, बाय बाय।